कल हम लोगों ने कंपैरिजन जो है फीफो लीफो वेटेड एवरेज का हमने कर लिया था, सिर्फ 3 आइटम्स आपके रह गए थे, ठीक है। इश्यू एट ओल्ड प्राइस के ऊपर अब आते हैं। अब ये बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग और टेक्निकल समझ ले, इस तरह का एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है। फीफो लीफो में फीफो को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फीफो के अंदर क्या होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट न्यू प्राइस, है ना, और जो इश्यूज या सेल्स होती हैं दे आर वैल्यूड एट ओल्ड प्राइस, है ना। तो जो पुराना स्टॉक जो कॉस्ट होती है आप उसके ऊपर इश्यूज को वैल्यू करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइए, आप गोल्ड के कारोबार में फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप गोल्ड सोने का रेट आपको पता है कि हर रोज चेंज होता है, ठीक है। अब आपने 3 दिन पहले कोई सोना खरीदा था, यू आर बेसिकली अ डीलर इन गोल्ड आइटम्स, ठीक है, आपने खरीदा था, आप बिजनेस हो, आपने सोना खरीदा था 3 दिन पहले और उसको आज के दिन आप बेच रहे हैं। तो मुझे बात बताइए, आप आज के दिन जो सोना बेचेंगे कस्टमर को वो आज की प्राइस पे बेचेंगे ना, है ना, रादर देन 3 दिन पहले जो प्राइस थी। तो फीफो इन दिस सिनेरियो एक डिसएडवांटेज पर होता है कि आपके पास जो इश्यूज हो रहे होते हैं वो पुरानी प्राइस पे ही चल रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि जो आप सेल्स या एक्चुअली इश्यूज कर रहे होते हैं वो करंटली वो आइडियली करंट प्राइस पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिस्टम हमारा कुछ इस तरीके का है फीफो का कि इसमें जो आपके इश्यूज, अब आपने अगर पिछले महीने कोई चीज खरीदी थी और वो इस महीने सेल आउट हो रही है तो उसकी जो हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है वो हमने हिस्टोरिकल ही लगा दी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज एट अ डिसएडवांटेज हमारे पास हो जाती है। लीफो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एट एन एडवांटेज है कि लीफो के अंदर हाँ क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसएडवांटेज पर है ना, क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिसएडवांटेज पर है कि क्लोजिंग स्टॉक पुरानी प्राइस पे हो रहा होता है, पुराने रेट पे हो रहा होता है, पुरानी कॉस्ट पे हो रहा होता है, राइट। और जो इश्यूज हैं वो हमारी करंट रेट के ऊपर चल रहे होते हैं, वो हमारी रिसेंट प्राइस के ऊपर चल रहे होते हैं। तो वही डिस्कशन जो बेसिकली हमने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर की थी वही डिस्कशन बेसिकली इश्यूज के अंदर भी हो जाती है। लेकिन फर्क ये है कि फीफो जो है इस केस में डिसएडवांटेज एज ए डिसएडवांटेज है। वेटेड एवरेज ऑन दी अदर हैंड उसमें हम चीजें एवरेज आउट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा कोई ये डिस्कशन इसका कोई बनता ही नहीं है, ठीक है, कि उसमें इश्यूज एट रीसेंट प्राइस हो रहा है या ओल्ड प्राइस हो रहा है, उसमें हम सारी चीजों को एवरेज आउट कर देते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है अगेंस्ट प्रूडेंस, इसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये कि प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने अपने प्रॉफिट को एज लो एज पॉसिबल दिखाना है ना। वो क्या कहता है कि योर एसेट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड योर लायबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, है ना। तो वो ये कहता है कि आप अपनी पोजीशन भले खराब दिखा दो, आपने इन्फ्लेटेड पोजीशन नहीं दिखानी, आपने ऐसी कोई पोजीशन सबस बाग बेसिकली नहीं दिखाने, ठीक है। तो अब फीफो अगेंस्ट प्रूडेंस कैसे हो गया, कल हमने जो एग्जांपल की थी फीफो लीफो की उसके अंदर अगर आपने नोट किया, अब हम वही अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है क्योंकि नॉर्मली यही होता है ना, डिफ्लेशनरी ट्रेंड हमें कहीं अब नजर नहीं आता, ठीक है। तो प्राइसेस हमारी इन्फ्लेशन, अब अगर प्राइसेस आपकी इन्फ्लेशन उसमें आ रहा है, आपकी कॉस्ट, आपका जो मटेरियल कॉस्ट है वो पर यूनिट आपकी बढ़ती जा रही है, तो आप ये देखते हैं कि फीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ज्यादा है ना, और लीफो में क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कम है, और ये हमेशा यही होगा इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। फीफो का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा ज्यादा होगा लीफो से, ठीक है। तो ये प्रूडेंस के अगेंस्ट कैसे हो गया, फीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। लीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कम है तो प्रॉफिट की फिगर भी कम होगी, ये बात भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। तो फीफो हियर इज एट अ डिसएडवांटेज, ठीक है जनाब। और वेटेड एवरेज में तो खैर हम चीजों को एवरेज आउट कर रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेट रिकॉर्ड ये हम कल देख चुके हैं। अनइक्वल वैल्यू ऑफ इश्यूज, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, फीफो और लीफो में अगर आप देखें तो कोई भी आप क्वेश्चन पिक कर लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल पर आ जाते हैं, ठीक है, जो हमने सॉल्व की थी, इधर गई नीचे।
ये वाली, ठीक है। इस एग्जांपल पे हम आ जाते हैं। अब अगर हम इसमें इश्यूज को फोकस करें तो देखिए पहला इशू हो रहा है एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट, फिर हो रहा है 9 के ऊपर, फिर 9.676। तो फीफो यूज करें। अच्छा ये तो हमारे वेटेड एवरेज है, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे हम फीफो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इश्यूज को आप डिफरेंट वैल्यू पे यहाँ पे आपने मतलब डिफरेंट उसके ऊपर आपने वैल्यू किया हुआ है इसको। तो ये क्या बात हो गई? ये अज्यूम इसका मतलब हम ये कर रहे हैं फीफो और लीफो के अंदर लीफो होता तब भी इसी तरीके से का सिनेरियो हमारे पास आ रहा होता, इस तरह का सिनेरियो आ रहा होता। तो फीफो और लीफो के अंदर इसका मतलब है ये बात बैक एंड पे चल रही है कि बिजनेस के लिए इश्यूज जो है वो अनइक्वल वैल्यू के, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो एक टाइम पे अगर आप कुछ चीज इशू कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा सारे के सारे यूनिट्स जो है वो ऑफ एन इक्वल वैल्यू आएंगे। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो फीफो और लीफो इस सिनेरियो के अंदर थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज दे देते हैं कि जी आपकी जो इश्यूज हैं दे आर ऑफ एन अनइक्वल वैल्यू टू द बिजनेस, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो कंपैरिजन भी हम लोगों ने कर लिया फीफो लीफो और वेटेड एवरेज का। इस चीज को बेहतर है कि आप लोग याद रखें, ठीक है। इधर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फीफो की जो है वो हमें और जो है वो दिए हुए। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने ये रीड करना है। किसी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम है एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में तो अभी डिस्कस कर लें, अभी मुझे फ्लैग रेज कर दें, फिर अब आगे चलते हैं। क्लियर है तो मुझे क्लियर लिख दें ताकि मैं जल्दी से आगे चलूं। क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है जनाब। मैंने आप लोगों को फिर क्वेश्चन में दे दिया था आई कैप का 1.1, ये हम एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके। ऑब्वियसली बात है हमारा जो ऑर्डर है चीजों को लेके चलने का वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर के साथ चल रहे हैं चीजों को लेके लेक्चर के अंदर। अब हम आ जाते हैं सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी इन्वेंट्री काउंट की। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो हम करते हैं उसके बारे में अब हमने जरा जिक्र करना है। अच्छा जी, आप लोगों के मैं मैसेजेस जो हैं वो फिर टेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बेहतर है कि आप इसको इन चीजों को याद रखें। अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं फिजिकल स्टॉक काउंट के ऊपर। आज भी वही मसला आ रहा है, वो चैट बॉक्स जो है वो खुल नहीं रहा। तो मेरी कोई बात नहीं होनी थी ये मेरा, मैंने आपको बताया कि वर्जन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नया वर्जन अपडेट हो गया, उसमें जो चैट्स है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। अच्छा जी, फिजिकल काउंट के ऊपर जब हम आते हैं तो फिजिकल काउंट के लिए पहले तो एक बात समझिए, पार्ट एंड पार्सल है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का। उसके बगैर तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ ही नहीं सकती, है ना। तो जब हम फिजिकल काउंट करते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में तो उससे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर उसी से आनी है, फिर आपने उसी से ही एडजस्टमेंट पास करनी है, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल पर फोकस कर रहे हैं तो हम जरा आते हैं परपेचुअल के ऊपर, ठीक है। कंपैरिजन आपको हर जगह मिल जाएगा, इसमें मैं प्रॉपर इसका कुछ नहीं लिख पा रही। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंटरी काउंट आप करते हैं फॉर कंट्रोल पर्पज, है ना। इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। क्यों गुजारा हो जाता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आपके पास आती है आपके लेजर से, है ना। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आपकी अच्छा जी, एक मिनट जी। अब बेहतर है जब मैं टाइप लिख नहीं रही होती तो बेहतर होता है, राइट। ठीक है, तो मैं चलो लिखूंगी पहले और बाद में बात करूंगी, ठीक है जनाब। तो परपेचुअल में मैं ये कह रही थी कि परपेचुअल में कंट्रोल पर्पसेस के लिए आप करते हैं फिजिकल काउंट। अब ऐसी बात नहीं है कि कोई एंटिटी आपको ना करते हुए नजर आए, हर एंटिटी ये कर ही लेती है, ठीक है। और
क्यों उसकी वजह है? वजह इसकी ये है, मतलब वो बिल्कुल नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है वो लेजर से आ जाती है ऑटोमेटिकली जब आप बैलेंसिंग करते हो, ठीक है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर स्टॉक काउंट आप करते हैं, तो स्टॉक काउंट करने के बाद आप उसको किससे कंपेयर करते हैं? बेसिकली बिल्कुल ठीक, चले आप बेसिकली आप इसको है ना, ये हिसाब किताब होता है ना कि आपको आप क्या करते हैं, आप स्टॉक एज पर काउंट को कंपेयर करते हैं किससे? जो आपके क्लोजिंग स्टॉक एज पर रिकॉर्ड है ना। अच्छा, अब आपको क्या लगता है डिस्क्रिपेंसी नहीं आ सकती क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक काउंट कराया 30 जून को, ठीक है, और एज पर रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल 90 यूनिट, ठीक है, सेम डेट पे या उल्टा मिल है। काउंट में ज्यादातर ऐसा होता है कि कम आता है, ठीक है। ये वैल्यू में भी हो सकता है। पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पहले फिजिकल यूनिट्स में इसको काउंट करते हैं, फिर हम स्टॉक काउंट के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाते हैं ना, इस तरह से हम करते हैं काम। तो स्टॉक एज पर काउंट फॉर एग्जाम्पल 90 यूनिट्स आया और एज पर रिकॉर्ड लिखा, आपके पास इंफॉर्मेशन है स्टॉक लेजर कार्ड में आ रहा है कि 100 यूनिट्स होने चाहिए आइटम ए के, ठीक है, ठीक है जनाब। ये बात भी आपको पता है कि आइटम बाय आइटम हम स्टॉक काउंट करेंगे, और अगर आइटम में भी जैसे फॉर एग्जांपल सनसिल्क है, सनसिल्क में आपको पता है कि सनसिल्क का जो ब्लैक वाला शैम्पू होता है उसमें भी 3 डिफरेंट टाइप्स है, उसमें साशे होंगे, उसमें छोटी बोतल होगी, उसमें बड़ी बोतल होगी। तो हम आइटम की जब हम बात करते हैं ना, तो आइटम से मुराद ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो आपका एक आइटम कहलाएगा। तो अगर मैं साशेस की बात कर रही हूँ, अगर मैं इन्वेंट्री काउंट कर रही हूँ साशेस की, तो मैंने सिर्फ साशेस को ही काउंट करना है और उनको कंपेयर करना है इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड के, ठीक है। जो मेरा ब्लैक वाली मीडियम साइज की बोतल है वो मेरा एक अलग आइटम होगा, और जो ब्लैक बोतल की सबसे बड़ी साइज की बोतल है वो मेरा एक अलग आइटम, वो मेरा ये तीनों सेपरेट आइटम्स है, ठीक है। तो हम इन्वेंट्री के अंदर सबसे जितना छोटे से छोटे उसमें जा सकते हैं ना, ब्रेकअप में हम जाते हैं। तो आपने देखा 90 यूनिट्स है, अब रिकॉर्ड में 100 यूनिट्स है, यानी कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन दोनों में। आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या वजह है, इन दोनों में फर्क क्यों आया। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन बैंक पे। तो मॉनिटरिंग फिजिकल इन्वेंट्री, comparison with inventory records, reason why inventory records in the cost accounts might not agree with the physical quantities of materials actually held in store। तो क्या reasons हो सकते हैं? आपने रिकॉर्डिंग करते हुए कोई एरर कर दिया है ना, यानी कि आपका ये एज पर रिकॉर्ड 100 यूनिट आना नहीं चाहिए था, ये फिगर आनी है, ये 90 यूनिट्स आनी चाहिए। 10 यूनिट फॉर एग्जाम्पल आपने इशू किए थे, आपने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की है ना, या आपने जो है वो रिकॉर्डिंग करते हुए कम यूनिट्स इशू होते हुए दिखा दिए, या परचेज होते हुए आपने कम यूनिट्स दिखा दिए थे, राइट। तो रिकॉर्डिंग में आपने गलती कर दी थी। दूसरा ये कोई आपने ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दी हो, रिकॉर्ड करने से रह गई हो, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है, फिजिकली कोई थेफ्ट या लॉस हुआ, ठीक है, कोई थेफ्ट हुआ या कोई फिजिकल लॉस हुआ जो कि आपने अभी तक अपने रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया, आपको पता नहीं था, ठीक है। जब आपने स्टॉक काउंट किया, यही तो कंट्रोल पर्पस है, आपने एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं कंट्रोल्स को एक्सरसाइज करके, आपने इस तरह की कोई अबनॉर्मल लॉस जो है वो आइडेंटिफाई करना है इस तरह के थेफ्ट वगैरह से। डैमेज टू द स्टोर आइटम, डिटेरियोरेशन ऑफ आइटम्स, क्या आपका कोई फिजिकली मौजूद है वो पर्टिकुलर आइटम्स, लेकिन जब आपने स्टॉक काउंट किया ये गायब नहीं हुए, ये गायब बिल्कुल भी नहीं हुए, लेकिन जब आपने इनको फिजिकली काउंट किया तो आपको पता ये चला कि 100 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स जो हैं वो पता चल रहे हैं कि वो डैमेज हालत में मौजूद है, 15 यूनिट्स ऐसे। तो ये डैमेज्ड यूनिट्स क्यों पता कराना जरूरी है, ये आपको क्यों पता होना चाहिए कि आज की डेट पे कितने आइटम्स गुड हैं और कितने आइटम्स बैड है या डैमेज्ड है, जी क्या वजह है? एनआरवी टेस्टिंग के लिए, वेरी गुड, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब पहली बात तो हमें ये चीज समझ लेनी है कि रिकॉर्ड कीपिंग, गुड रिकॉर्ड कीपिंग और स्टोर्स मैनेजमेंट विल नॉट प्रिवेंट सम डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल इन्वेंट्री। जब आपको एक बहुत बड़ा
इस्टेब्लिश्ड मतलब आपके पास एक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी चल रही होती है, तो उसमें आपको गुंजाइश रखनी है किस चीज की, एरर्स की, ओमिशंस की, थेफ्ट की। जितना अच्छे से अच्छा भी आप स्टोर मैनेजर रख ले, ही कैन नॉट अवॉइड डैमेजेस टू द इन्वेंट्री, ही कैन नॉट अवॉइड जो छोटी मोटी थेफ्ट है, तो उसके लिए फिजिकल काउंट कराना फिर बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पीरियोडिक चेक इज इक्वल टू फिजिकल काउंट, राइट। ये आपका ऑब्वियसली इसको पीरियोडिक चेक भी हम कहेंगे कि जी आप एट द एंड ऑफ आप मंथली भी करा सकते हैं स्टॉक काउंट, आप 3 क्वार्टरली भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, 6 मंथली भी करवा सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम इंशाल्लाह जब नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की डिस्कशन पर आएंगे तो उसमें हम वो डिस्कस कर लेंगे कि जी आपकी क्या जो आप स्टॉक लेजर कार्ड में किस फिगर के ऊपर उनको जो है वो इश्यूज को रिकॉर्ड करेंगे, कि आपके जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं, आपकी जो ड्रॉइंग्स होगी, गिफ्ट हो गए, वही वाला जो कल वाले आपके सवाल थे। ठीक है, तो मिनिमाइजिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड लॉसेस, इश्यूज क्या है, पुअर कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, पुअर इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यही चीज है ना दो। ठीक है, यही आपके पास मेन इश्यूज है कि या तो आप अपने फिजिकल इन्वेंट्री की मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पाते, या फिर आपकी रिकॉर्डिंग में कोई मसला है। रेमेडीज क्या है, कीप इन्वेंट्री लॉक्ड इन अ सेफ प्लेस, ऑब्वियसली दिस इज टू अवॉइड एनी एबनॉर्मल लॉसेस। सिक्योरिटी कैमरास आप थेफ्ट वगैरह को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं। रिड्यूस डिटेरियोरेशन विद बेटर स्टोरेज कंडीशंस, राइट। तो डैमेज क्यों हो रहा है हमारा इन्वेंट्री, होना नहीं चाहिए, राइट। उसका पर्पस ये नहीं है कि वो डैमेज हो जाए या वो डिटेरियोरेट हो जाए बिफोर बीइंग सोल्ड और इशूड, राइट। तो क्या वजह हो सकता है कि हम स्टोरेज कंडीशंस हमारी ठीक नहीं है, हम उनको जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख रहे हैं तो वो डैमेज हो रहा है, तो हम प्रॉपर उसके जो है वो शेल्फ बना के रखें। अगर एयर कंडीशनिंग नहीं है तो एयर कंडीशनिंग करके देखिए, हो सकता है कि कुछ आइटम भी खराब हो गए हो ना, हो जाते हैं, खराब हो जाती है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ खाने वाली चीजें खराब हो, आपकी जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स है वो भी आपके खराब हो सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री मूवमेंट्स एंड स्टाफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ तरीके हैं जिनसे आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने जो है, अच्छा बिफोर वी गो ऑन टू दिस, एक हम अभी सवाल भी करेंगे मेहनती लिमिटेड वाला। उसके अंदर ये होगा कि आप लोगों को रिकंसिलिएशन आपको बनानी पड़ सकती है। इस चीज के दरमियान आप लोगों ने जो रिकंसिलिएशन पढ़ी है सो फार, वो ये पढ़ी है कि अगर स्टॉक आउट आप करते हैं, अगर आप स्टॉक आउट करते हैं एट अ डेट अदर देन पीरियड एंड, है ना, ईयर एंड स्टॉक आउट हो गया या आफ्टर ईयर एंड जो है वो स्टॉक काउंट हो गया, तो वो फिर आपने क्या करना है। जी आवाज ठीक समझ में आ रही है सबको, लो तो नहीं हो गई अब? ठीक है, तो एक और आपके पास रिकंसिलिएशन आपको बनाने को दिया जा सकता है। क्या रिकंसिलिएशन है बिटवीन स्टॉक एज पर काउंट एंड स्टॉक एज पर रिकॉर्ड। आपने 30 जून को ही स्टॉक काउंट किया और इसके अंदर ये वाला सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है, कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो 100 यूनिट्स हैं, काउंट के हिसाब से 90 यूनिट्स हैं। ऑब्वियसली बात है हम वैल्यू में भी बात कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको यूनिट्स में ही मांगा जा सकता है ये, ठीक है। तो आपको फिर रिकंसिलिएशन बतानी है कि 90 और 100 यूनिट्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और आपने उनको जस्टिफाई करना है कि अच्छा जी अगर ये डिफरेंसेस ना होते तो फिर हमारी दोनों फिगर सेम होनी थी। तो अब जब हम लेंथी लिमिटेड वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी जो 2 रिकंसिलिएशंस हैं उनके ऊपर भी हम आ जाते हैं, लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू दैट हम एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं किस चीज का, लॉसेस के बारे में, ठीक है। चलेंगे, इन्वेंट्री लॉसेस जो है वो 2 किस्मों की होती है। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो होता है वो सिंपली क्या होता है,
इनहेरेंट लॉस है, अनअवॉइडेबल लॉस है, या प्रिडिक्टेबल लॉस है ना। ये ऐसा लॉस है जो आपको पता है कि होना ही होना है, आपने वो एक्टिविटी करने से पहले आपको पता है कि लॉस होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अगर आपको बात पता है कि कपड़े के थान में से अगर आपने शर्ट जो है वो कट करनी है सिलाई के लिए, तो आपको पता है कि जब आप एक प्रॉपर थान में से शर्ट पीस कट करेंगे तो आप जितनी भी कोशिश कर ले अच्छे तरीके से कटिंग करने की, आपको पता है कि जी कुछ कपड़ा आपका जाया होना ही होना है, जिसको हम क्या कहते हैं, कतरा नहीं कहते, राइट। तो इसी तरह से हर चीज में जैसे इसके अलावा भी फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है ग्लास बॉटल्स का, ठीक है, मैं ग्लास बॉटल्स मैन्युफैक्चर करती हूँ। तो मुझे ये बात पता है कि ग्लास एक ऐसी चीज है कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन में फैक्ट्री से वेयर हाउस जाते जाते या फैक्ट्री में ही इधर से उधर होते होते मुझे पता है कि भाई कुछ मतलब बॉटल्स हो सकता है टूट ही जाए। तो मैंने ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड की हुई ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कि मैं जितना भी प्रोड्यूस करूंगी ना उसका 5% या मेरा जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका 5% जो है वो मेरी ब्रेकेजेस में आ जाएंगी, है ना, ब्रेकेजेस में आ जाएंगी। तो ये हर चीज जो है या आपकी हर बिजनेस में आपको पता होता है कि कितना इनहेरेंट मेरा लॉस है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जी मैं बैटरी पे निकाल दूं, ऑन द अदर हैंड एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड था, दिस वाज अनप्रेडिक्टेबल, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, है ना। इन अदर वर्ड्स ये एक ऐसी चीज है जिसका कि हुए बगैर भी हमारा काम चल सकता था लेकिन लॉस हो गया। अब इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, आपके जैसे थेफ्ट हो गया, ठीक है, आपको ये पता था कि भाई नहीं होना चाहिए था, है ना, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि ये होना ही होना था, राइट। तो एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल लॉस था ये, अब हो तो गया, अभी आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, मतलब आप रोक तो सकते नहीं इसको, अब तो जो होना था हो गया था, लेकिन इसको रोका जा सकता था। अवॉइडेबल बाय इंस्टॉलिंग बेटर कैमरास, बेटर सिक्योरिटी फीचर्स, आप इस चीज को अवॉइड कर सकते थे। बाय एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर, ठीक है, आप इस चीज को एक्सरसाइज कर सकते थे। अब ट्रक में मैं सामान लोड करवा रही थी, मेरी ग्लास बॉटल्स का ही मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, कुछ बॉटल्स तो मुझे पता है कि जी ब्रेक होनी है। अब मैं क्रेट जो है वो ट्रक में लोड करवा रही थी, तो मेरे एम्प्लॉइज के हाथ, मेरे वर्कर्स के हाथ फिसला और क्या हुआ, एक पूरा का पूरा क्रेट जो है वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया और सारी बॉटल्स उसमें से ब्रेक हो गई। ये भी मेरा इन्वेंटरी लॉस है, लेकिन दिस वाज अवॉइडेबल, दिस वाज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, ये चीज अनप्रेडिक्टेबल थी। मैंने जो कुछ चीजें मुझे पता था कि टूट जानी है वो मैंने अकाउंट फॉर कर ली थी, वो मुझे आइडिया था, लेकिन दिस वाज समथिंग न्यू, ठीक है, वेरी गुड, दिस इज कंट्रोलेबल। एक और टर्म आ गया, ठीक है ना। अब स्टॉक लेटर कार्ड में किस तरह से करना है इसको जरा सुन ले सिर्फ, क्योंकि आप लोगों ने FR1 में किया हुआ है, इससे रिविजन हो रही है, ठीक है। अब ऐसी बात है आपको इश्यूज दिखाने हैं, ठीक है, कैसे इसको करेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस नॉर्मली हमारे आइडेंटिफाई होते हैं स्टॉक काउंट के टाइम पे। अब हम स्टॉक काउंट के प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेस हमारे आइडेंटिफाई होते हैं स्टॉक काउंट के टाइम के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक काउंट की डेट पे आपको आइडेंटिफाई हुआ कि भाई 10 यूनिट्स शॉर्ट है, ठीक है, 10 यूनिट्स शॉर्ट है, तो अब आपने स्टॉक काउंट की डेट पे दिखाना है, इश्यूज की कॉलम में शो करेंगे और कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे, जो भी प्रिवेलेंट रेट है, ठीक है, जो भी प्रिवेलेंट रेट चल रहा है, वेटेड एवरेज है, तो जो एक लाइन ऊपर जो बैलेंस की कॉलम में रेट आया था, आप उसको नॉर्मल इश्यूज की तरह शो कर देंगे, ठीक है। और अगर फीफो है तो उसकी नजर सबसे ओल्डेस्ट बैच आपके पास अवेलेबल था, आप उसको बता देंगे कि 10 मिनट्स आपके शॉर्ट है, और अगर लीफो है तो उल्टा चलेगा, फिर होगी बात। तो इस तरीके से आपका ये फीफो में ओल्डेस्ट बेटा बिल्कुल नॉर्मल इश्यूज की तरह शो करेंगे, अब नॉर्मल लॉस जिस स्टॉक काउंट के टाइम पे होगा। एज इफ ये सेल है, एज इफ ये इशू है, सेल नहीं इशू, ठीक है। तो आपने जो 10 यूनिट्स आपको पता चला कि उससे आपने इन्वेंट्री फर्दर कम करनी है, एक्चुअली
कौन सी इन्वेंट्री आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री है? क्लोजिंग स्टॉक में मुझे बताए क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक में एज पर काउंट आएगा या एज पर रिकॉर्ड्स आएगा? पहली बात तो ये दोनों में डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, एज पर काउंट। अब मेरी बात सुनिएगा, एक्चुअली आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है वो तो काउंट ही बता रहा है ना? आपने पहला काम क्या करना है कि रिकॉर्ड को लेकर आने काउंट के लेवल पे, इंक्रीज या डिक्रीज करना है। नेचुरल डिजास्टर नॉर्मल है, ठीक है, बात समझ आ गई? तो आपको ये बात पता है कि भाई आपका एसेट एक्चुअली है कितना? 90 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स थोड़ी है। 100 यूनिट्स तो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि 100 है। आपने जब फिजिकली एक्चुअली काउंट करने गए तो पता चला कि 90 यूनिट्स है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी कितना प्रेजेंट होगा? 90 यूनिट्स के हिसाब से। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अपने रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अब अगर फिजिकल काउंट में आ जाता है 110 यूनिट्स, रिकॉर्ड्स में 110 यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? ये आपका एबनॉर्मल गेन है, बहुत कम होता है एबनॉर्मल गेन। और ये इसके रीजन यही हो सकता है कि आपने रिकॉर्डिंग में कोई गलती कर दी थी, राइट? तो आपका फिर फिजिकल एक्चुअल इन्वेंट्री कितना है? 110 यूनिट्स है। आप पहले अपने रिकॉर्ड को एडजस्ट करोगे, रिकॉर्ड में आप 10 यूनिट्स का गेन दिखाओगे, इंक्रीज दिखाओगे, और फिर आप प्रेजेंट करोगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 110 यूनिट्स के हिसाब से वैल्यू, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास चीजें आ जाती हैं। नॉर्मल लॉस इज इनहेरेंट इन द एक्टिविटी, इट्स एक्सपेक्टेड, इट्स अनकंट्रोलेबल लॉस, ठीक है? इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। लॉस का ही तो मैं बता रही हूँ बेटा कि सबसे बिल्कुल नॉर्मल इश्यूज की तरह लेंगे एबनॉर्मल लॉस। मोहम्मद शाहरुख, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यू नीड टू बी पेशेंट जस्ट फॉर दिस वीक। अब मुझे नहीं पता मुझे कितनी दफा इस बात को रिपीट करना पड़ेगा। मैं ये बात भी बता चुकी हूँ, आई एम नॉट इन पाकिस्तान, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। आई हैव आस्क्ड फॉर अ रिप्लेसमेंट लैपटॉप, प्लीज इसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है? इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सा जरा पोजीशन को भी समझे और ये बात भी समझे कि वी आर वर्किंग ऑन हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। मतलब इस तरह से अगर आप लोग बार बार एक ही चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे डिस्पाइट ऑफ माई assurances कि हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट ना। तो बेटा शाहरुख, मैं कितनी दफा आप लोगों को बोल रही हूँ कि वी आर रिजॉल्विंग इट। क्या मैंने बताया हुआ है? व्हाट आर वी डूइंग नाउ? आई हैव आस्क्ड फॉर अ न्यू लैपटॉप। इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, इस चीज को भी तो समझे ना कि हम लोग आइडल नहीं बैठे हुए। मुझे भी उतनी ही परेशानी है जितनी आप लोगों से ज्यादा मुझे परेशानी है, ठीक है? और मेरे से ज्यादा पैक वालों को परेशानी है। चले आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन क्वेश्चन में अगर साइलेंस हो, अच्छा मोहसिन बात क्लियर हो गई है? बिल्कुल आपने एबनॉर्मल लॉस को बिल्कुल आपने नॉर्मल इशू की तरह लेना है, ठीक है? कि 10 यूनिट आपको पता चले कि आपने 10 यूनिट से इन्वेंट्री को कम करना है, नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? इसको नॉर्मल इशू की, अब ये पीरियड एंड पे भी हो सकता है, इन्वेंट्री काउंट के टाइम पे, या ड्यूरिंग द पीरियड भी हो सकता है ना। आपको पता ये चला कि जी 15 मई को पता ये खबर ये आई कि जी चोरी हो गई, ठीक है? 10 यूनिट चोरी हो गई, आपको पहले ही पता लग गया, तो आपने अब नॉर्मल लॉस कैसे बुक करना है? बिल्कुल नॉर्मल इशू की तरह। फीफो के अंदर क्या करते हैं? जो सबसे पुराना स्टॉक होता है उसको हिट करते हैं। लीफो के अंदर क्या करते हैं? जो सबसे नया स्टॉक होता है उसमें से इशू होते हुए दिखाते हैं, राइट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर होगी बात? एग्जैक्टली। शॉर्टेज भी, शॉर्टेज क्या होती है? शॉर्टेज ये होती है कि जब हम स्टॉक आउट के टाइम पे, शॉर्टेज होती है स्टॉक काउंट के टाइम पे आपने चेक किया तो रिकॉर्ड और फिजिकल काउंट बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है? तो ये अब नॉर्मल लॉस ही है, ये भी अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है? अब नॉर्मल गेन अगर होता है कोई तो काउंट के टाइम पे पता चलता है कि जी आपकी एक्चुअली यूनिट ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? इससे तो हमें इन्वेंट्री बढ़ानी है, ये तो एक्सेस हो गया है ना।
इससे आपको पता चला कि रिकॉर्ड में इन्वेंट्री कम है, आपने रिकॉर्ड में इन्वेंट्री बढ़ानी है तो एसेट आपका इंक्रीज करा, ये तो आपके लिए पॉजिटिव बात है। तो एबनॉर्मल गेन के अंदर फिर नॉर्मली हम ये अज्यूम करते हैं, अगर तो कुछ ना आगे बनो, कि पुरानी कोई ट्रांजैक्शन जो है वो गलत रिकॉर्ड हुई थी, ठीक है। इश्यूज हैड बीन ओवर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग में गलती क्या हो गई थी कि आपने इश्यूज को ज्यादा दिखा दिया था, एक्चुअली वो कम थे। तो इश्यूज इज समथिंग जिससे इन्वेंट्री लेवल कम होता है ना, तो ज्यादा आपने इन्वेंट्री लेवल को कम कर दिया था, तो अब आपने इन्वेंट्री लेवल को वापस बढ़ाना है, तो आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जाके रिवर्स कर देंगे, उसका रेट यूज करेंगे जो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का था। तो इधर फिर हम असम्पशन बेसिस पे जाहिर सी बात है जाएंगे। हो सकता है आपको क्वेश्चन में, वैसे नॉर्मल गेन अभी सिर्फ एक दफा ही आ चुका है, उसमें भी हमने फिर यही असम्पशन ली थी FR1 में, FR1 की बात कर रही। तो जिस उसमें हमने यही जो है वो असम्पशन फिर ली होती है, सवाल जो हमने किया हुआ FR1 के अंदर, जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ उनको याद होगा। तो उसमें हम यही असम्पशन लेते हैं कि जो लास्ट सेल मेड है ना वो हमारी ओवर रिकॉर्डेड थी, तो हमने पिछली जो भी लेटेस्ट सेल जो की थी उसका हमने रिवर्सल कर दिया, तो उसका रेट हमने यूज किया था, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, एबनॉर्मल लॉस इज बड़ी चीज है ना, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस वैसे तो कभी भी हो सकता है। अच्छा, मैंने सेपरेटली नहीं लिखाया होगा, एक ही चीज है, तो एक ही चीज, इसमें तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शॉर्टेज इज ऑल्सो एन एबनॉर्मल लॉस, शॉर्टेज इज वन एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल लॉस कह दो, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस में वहाँ भी बहुत सारी चीजें, शॉर्टेज जो है वो सिर्फ स्टॉक काउंट के टाइम पे जो कम आता है, इन्वेंट्री को कम करना है, वो आपका शॉर्टेज कहलाएगा। और एबनॉर्मल लॉस वैसे ड्यूरिंग द पीरियड भी हो सकता है, थेफ्ट हो सकती है, डैमेज हो सकता है, कोई इन्वेंट्री ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। चले आगे चले। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन में किसी लॉस का मेंशन्ड ना हो कि वो क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो आपने उसका नॉर्मल ही लेना है, ठीक है, अज्यूम करना है, एंड यू हैव टू गिव अ नोट देयर ऑफ, यू हैव टू राइट कि हम यहाँ पे असम्पशन क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मेंशन होगा, एग्जामिनर मेंशन करेगा, तो हमने नॉर्मल लॉस को लेना है। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस से होता क्या है, हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है ये भी हम आगे जाके कंफर्म इसको करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले हम आ जाते हैं जरा मेहंदी लिमिटेड के ऊपर, ठीक है। क्लास वर्क 3 है हमारा, ICAP का पेपर क्वेश्चन है, ऑटो 2012 का। मेहंदी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट V. Two chemicals B and G are used in the ratio of 60:40 for producing 1 liter of V. Now these kind of information is very important. यहाँ पे हमें जो है उसको हो सकता है हमें कोई ना कोई कैलकुलेशन नहीं है 60:40 का रेशियो और 1 लीटर की बात जो कर रहा है उसकी जो है इंफॉर्मेशन यूज करनी हो शायद, ठीक है। देखते हैं आगे। तो हमारे पास 2 रॉ मटेरियल्स आ गए B and G, और ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है V. ML follows perpetual inventory system and uses weighted average method for inventory valuation. यहाँ पे आगे तो हमारी मेन जो सवाल है वो हो गया आंसर, राइट, weighted average method फॉलो हो रहा है। Purchases and issue of B and G from May 2012 are as follows. तो इन्होंने आपको B का रिसीट दे दिया, इसमें लीटर्स भी दे दिया और रेट भी दे दिया, और इश्यूज में सिर्फ आपको लीटर्स ही दिया होता है, यूनिट्स ही दिए होते हैं, राइट। इसी तरह जी के रिसीट्स आपको दी जा रही हैं और इश्यूज दिए जा रहे हैं लीटर्स के अंदर। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे हम रुक जाएंगे। मैं हमेशा क्या करवाती हूँ, इंट्रो FR1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या रीड करते हैं, शॉर्टेज इशू में ऐड और एक्सेस को लेस, जी बिल्कुल, शॉर्टेज इशू में एज अ पॉजिटिव शो करेंगे और एज एक्सेस को एज अ रिवर्सल, एज अ नेगेटिव इश्यूज के अंदर, ठीक है। अच्छा, हम क्या पहले पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट, वेरी गुड। तो जरा रिक्वायरमेंट पर आ जाते हैं ताकि हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्वेश्चन रीड करें और वहीं पे फिर हमारी थोड़ी सी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाए। रिक्वायरमेंट है reconcile physical inventory balances with balances as per books। ये क्या बात हो गई, ये वाली बात है ना, कि आपने एक ही डेट पे स्टॉक, एक पर्टिकुलर डेट पर स्टॉक काउंट कराया, उस पर्टिकुलर डेट पे इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड्स और इन्वेंट्री एज पर काउंट डिफरेंट आ रहा है, तो अब आपने रिकंसिलिएशन करनी है दोनों की, ठीक है। Determine the cost of closing inventory of chemical B and G. Also compute the cost of contaminated materials. यानी कि यहाँ पे good units और bad units वाली बात आ रही है ना, good units और damaged units वाला कोई चक्कर चलेगा। अब हम आते हैं ऊपर,
Following further information is also available. Opening inventory of B and G was 1000 liters at the rate of 50 per liter and 500 liters at the rate of 115 per liter respectively. So दो raw materials हैं तो दो की इन्होंने opening stock दे दिया. The physical inventories of B and G were 535 liters and 140 liters respectively. अब इस बात का हमें क्या ख्याल करना है, इसको हमने कंपेयर करना है with inventory as per record. The stock check was conducted on 1st June and 31st May 2012 for B and G respectively. ठीक है, तो stock check was conducted on 1st June, यानी कि ये फिगर कौन सी डेट की है, 1st जून की डेट की है. ये स्टॉक काउंट इस डेट पे किया है, तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई चक्कर होगा, है ना. हमारा क्लोजिंग डेट था 31st ऑफ मई, तो G को जो है वो आपने 31st ऑफ मई को ही काउंट किया. ठीक है, B को आपने कब काउंट किया, एक दिन बाद, राइट, क्लोजिंग. आगे चलते हैं. Due to contamination, 95 liters of B and 105 liters of G were excluded from the stock check. Their net realizable values were 20 and 50 per liter. अब मुझे बात बताइए, क्या ये contamination abnormal loss होगा? क्या इस contamination का मतलब abnormal loss है या नहीं? क्या इसको हम loss कहेंगे, abnormal loss कहेंगे, या ये कुछ और है? और कुछ और है तो क्या है? अच्छा जी, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा. इन्वेंट्री लॉसेस भले नॉर्मल हो भले एबनॉर्मल हो, मेरी बात गौर से सुने. अगर इन्वेंट्री लॉस का सिनेरियो है, भले एबनॉर्मल है भले नॉर्मल है, याद रखिएगा वो इन्वेंट्री आपके पास से खत्म हो जाएगी. खुद ही देख लें, ठीक है, खुद ही देख लें. अगर आप लॉसेस की बात करते हैं, इन्वेंट्री अब नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है, तो पहली बात है कि वो इन्वेंट्री आपके पास से खत्म हो गई है, वो वहां से मतलब जा चुकी होगी, उसका आपका एक किस्म का आपने उसको इन्वेंट्री से आउट कर देना है. अब मुझे बात बताइए, कंटेमिनेशन होने के बाद क्या बी और जी के लिटर्स आपके पास मौजूद है, तो काउंट की मतलब इन्वेंट्री में मौजूद है फिजिकली? यस. तो यस, अरे कंटामिनेशन हुआ है. सिर्फ कंटामिनेशन क्या होता है कि उन चीजों में कोई मिक्स हो गया है, कोई चीज मिक्स हो गई है उसके अंदर, कंटामिनेट हो गए हैं, वो फिजिकली तो भी आपके पास मौजूद है. यू कैन स्टिल मेक यूज ऑफ दैट इन्वेंट्री. यस, ठीक है. यहाँ पे ना नॉर्मल लॉस की बात होगी ना एबनॉर्मल लॉस की बात होगी, यहाँ पे बात होगी ज्यादा से ज्यादा एनआरवी लॉस की. ये इन्वेंट्री अभी भी आपके पास मौजूद है, कंटामिनेटेड हालत में है. फ्यूचर में हम इसको सेल कर सकेंगे कितने पे, 20 and 50 लीटर. इज दैट क्लियर? तो इफ देयर इज एनी इन्वेंट्री ऑन हैंड, अभी भी इन्वेंट्री वो मौजूद है आपके पास, दैट इज नॉट योर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस. उसमें नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस का कोई चक्कर होगा ही नहीं. डैमेज हालत में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल और अ नॉर्मल लॉस. दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू एनआरवी लॉस. अगर कोई चीज नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस के एवरेज में करेगी तो उस चीज ने आपके पास से खत्म भी हो जाना है. उसको हम कहेंगे कि ये हमारी नॉर्मल या एबनॉर्मल. फिर उसमें हम जाएंगे डिस्कशन में कि वाज दिस एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड. क्या इस इन्वेंट्री का आपके पास से खत्म हो जाना बाय व्हाटएवर मींस आपका, क्या ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? फिर हम जाएंगे कि जी वो, जी बिल्कुल, इस पे हमारी कॉस्ट इनकर जरूरी नहीं है. अब यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ. कंटामिनेशन के बाद वो कह रहा है कि सिर्फ नेट रियलाइजेबल वैल्यूज दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि यू कैन नॉट रिमूव कंटामिनेशन, यू कैन नॉट ब्रिंग इट टू योर ओरिजिनल पोजीशन. आपको इसको कंटामिनेटेड हालत में बेचना पड़ेगा 20 and 50 लीटर्स पे. तो हो सकता है बी और जी की एक्चुअल सेल प्राइसेस हो 180 रुपीज, तो कंटेमिनेशन के बाद वो लोअर प्राइस पे बिकेगी, लेकिन बिक सकती है विदाउट रिस्टोरिंग इट टू दी. अगर तो रिस्टोर हो सकता होता, कंटेमिनेशन रिमूव हो सकती होती, तो वो बता देता कि उसकी कॉस्ट कितनी आएगी. ठीक है, आगे चलते हैं. 250 लीटर्स व्हाटएवर द केसेस, अभी वो कंटेमिनेटेड हालत में है. ठीक है, अगर कॉस्ट इनकर होगी तो वो फ्यूचर में होगी, वो एनआरजी की कैलकुलेशन के लिए आएगी. 250 liters of B which was received on 1st June 2012. अब इस बात का जरा ख्याल रखिएगा. B को आपने काउंट किया 535 liters. कौन सी डेट पे? 1st June. 250 liters of B which was received on 1st June 2012
इसको मैं अभी फॉर द टाइम बिंग जी को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ए को लेके चलते हैं, ठीक है। आपने 1 जून को जब काउंट किया तो 535 लीटर्स आया, ठीक है। 1 जून 2012 को 250 लीटर्स ऑफ बी were included in physical count। अब मुझे बात बताइए अब क्या करेंगे, ये एक्चुअली 250 लीटर्स जो है वो मई की रिसीट नहीं है ना, तो वो मई के रिकॉर्ड्स में तो आई नहीं। 31 मई को जो आपका इन्वेंट्री एज पर काउंट है, ये भी हम रिकंसिलिएशन की बात करें, तो मुझे बात बताइए इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट को रिकंसाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, 535 में से लेस कर देंगे, ठीक है, इसको लेस करेंगे 250 लीटर्स को। देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें, आगे चलते हैं। अब 95 लीटर्स ऑफ जी की बात कर रहा है, वो कह रहा है 140 लीटर्स आपने काउंट किया है 31 मई को, चलो ये तो चीज सही हो गई है ना, 140 लीटर्स है जी के, लेकिन वो आगे क्या कह रहा है 95 liters of ghee which was issued on 31st May 2012 after the physical count were included in the physical inventory। अब ये जो है वो मई का इशू है, यस और नो, ये मई का इशू है, लेकिन मसला क्या हुआ कि ये स्टॉक काउंट के बाद इशू हुआ, आफ्टर द स्टॉक काउंट। तो इसको क्या करना है, इसको भी आइडियली 140 में से लेस करना होगा, है ना, क्योंकि ये मई का इशू है और ये आपने स्टॉक काउंट के बाद इशू किया, तो आपके इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड और इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट को रिकंसाइल करने के लिए ये भी काम आ जाएगा। आगे चलते हैं। 150 लीटर्स ऑफ केमिकल बी वर हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, यानी कि आपने जो स्टॉक काउंट किया था 535 लीटर्स बी के, उसमें एक कस्टमर के 150 लीटर्स भी काउंट हो गए होंगे, वो आपके पास फिजिकली मौजूद थे, प्रेमिसेस पे मौजूद थे, लेकिन वो थे कस्टमर के, ठीक है, आपने उसके बिहाफ पे उसको होल्ड किया हुआ था। Whereas 100 liters of chemical G was held by one of the suppliers on MS behalf। पता ये चला 31 मई को 140 लीटर्स तो आपके प्रेमिसेस पे जो जी मौजूद था आपने उसको काउंट किया है ना। 100 लीटर्स ऑफ केमिकल जी आपके सप्लायर के पास भी पड़ा हुआ था, आपका है वो, तो आपने क्या करना है अपने काउंट में उसको आइडियली ऐड करना चाहिए था, आपने किया ही नहीं बिकॉज इट वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, तो अब आप रिकंसिलिएशन बनाते हुए उसको ऐड करेंगे। वेरी गुड, यू कैन गो बोथ वेज वैसे, लेकिन ये ज्यादा लॉजिकल बनता है। आगे चलते हैं। 100 liters of B and 200 liters of G were returned from production process on 31st May and 1st June respectively। अब यहाँ पे इसने आपको ना कंफ्यूज करने के लिए डाला है, मुझे जरा बताइए 100 liters of B पे पहले फोकस करते हैं, ठीक है, बता दिए 100 liters of B were returned from the production process on 31st May। अब मुझे बताइए रिकंसिलिएशन बनाते हुए क्या हमें कुछ करना है, 100 लीटर्स का हमें कुछ करना पड़ेगा या नहीं। इसमें हम 535 की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री एज पर काउंट में 100 लीटर्स का कुछ करना पड़ेगा या नहीं, क्यों? माइक ऑन करके बताएं जी। एमन, व्हाई डिड यू से नो? टर्न योर माइक ऑन एंड आंसर माय क्वेश्चन। और हमदान बताएंगे कि क्यों ऐड का इन्होंने क्यों बोला। इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, वेरी गुड, नहीं करेंगे इसको हम ऐड या लेस। 100 लीटर्स को हमने, क्योंकि वो कह रहा है कि अब ये तो नहीं ना उसने आगे मेंशन किया ना कि बिफोर द इन्वेंट्री काउंट हुआ या आफ्टर द इन्वेंट्री काउंट रिटर्न हुआ, तो हम क्या अज्यूम करेंगे इन्वेंट्री काउंट होने से पहले ही वो रिटर्न हो चुका था, यानी कि आपके पास वापस आ गया था और जब आपने काउंटिंग की तो 100 लीटर्स वर ऑलरेडी काउंटेड। वेरी गुड। इसी तरह से 200 लीटर्स ऑफ जी जो है वो कब जो है वो रिटर्न हुए, अब ये देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ ना अनस, इन्होंने आपको स्पेसिफिकली ये तो नहीं बोला हुआ ना कि 100 लीटर्स ऑफ बी वर रिटर्न्ड आफ्टर द फिजिकल काउंट वाज कंडक्टेड ऑन 31st। अच्छा, पहली बात तो ये, दूसरी, अच्छा एक तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है, हाँ मैंने डेट इसीलिए अंडरलाइन की थी। मुझे बात बताइए बी की काउंटिंग हुई कब है? पहली बात ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज है, बी को आपने काउंटिंग कब की है? 1 जून को, ऊपर लिखा हुआ है, बात समझ आई? क्लियर कट इंडिकेटर है, क्या इंडिकेटर है ये? बिफोर फिजिकल काउंट रिटर्न हुआ है। इज दैट क्लियर? इसमें लिखे होने वाली बात नहीं है, इसको तो क्लियर कट आपको बता दिया गया है, ठीक है जी। बस 5 मिनट और कर दें, ठीक है जनाब। दूसरा ये, अब दूसरे पे आते हैं, जी को आपने रिटर्न किया था 1 जून को और जी की काउंट कब हुई है? अब मुझे बात बताइए, पहली बात तो हम ये देखते हैं
200 लीटर जो जी के रिटर्न हो रहे, पहली बात तो ये कि ये मे की ट्रांजैक्शन है ही नहीं, है ना, ये मे की ट्रांजैक्शन है ही नहीं। अच्छा जी, जी को आपने काउंट कब किया था? 31 मई को जी को आपने तब काउंट किया है, और ये 200 लीटर 1 जून को रिटर्न हुए, तो इसका भी हमें कुछ नहीं करना, है ना, इसका भी हमें फिजिकल काउंट की वैल्यू में कुछ नहीं करना, विल नॉट बी एडेड। बच्चे 200 लीटर्स का भी कुछ नहीं करना। डेट्स को देखे ना, जी को आपने काउंट किया 31 मई को, और ये रिटर्न हो रहा है 1 जून को, तो रिटर्न को तो हमने करना ही नहीं है ना, फिजिकल इन्वेंट्री में इसका कोई इम्पैक्ट ना आएगा और ना ही करेंगे। अच्छा, ये इसको एक काम करते हैं, जब हम करेंगे इसको अभी स्टेटमेंट बना के सॉल्व करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, मैं इसको दोबारा समझा दूंगी। आगे चलते हैं। 240 लीटर्स ऑफ केमिकल बी परचेज ऑन 12th में एंड 150 लीटर्स ऑफ केमिकल बी परचेज ऑन 24th में वर इनएडवर्टेंटली रिकॉर्डेड एज 420 एंड 250 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो अगर तो हम इसको जो है वो एडजस्ट करते हैं, इसको हम देखते हैं कि हमें एडजस्ट किस तरह से करना है, करना भी है या नहीं करना। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप रिकॉन्सिलिएशन बना किस तरह से रहे हो, या आप इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड लेकर चल रहे हो, या आप इन्वेंट्री एज फिजिकल काउंट लेकर चल रहे हो। बस 5 मिनट। ठीक है, इसको जरा हम देख लें। पार्ट ए इसका हम सॉल्व कर लें, पार्ट बी फिर जो है मैं आपको दो मैंने आपको होम असाइनमेंट्स देने हैं, तो क्योंकि आपको एनआरवी कॉस्ट एंड एनआरवी की आपको कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बात है पता है इंट्रो एफएआर 1 में। जी जरा 5 मिनट्स मोर, मैं उनको मैसेज कर देती हूँ मिस हुमा को कि वो 5 मिनट बाद क्लास करते हैं। ठीक है, चले। चले, पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। पहले हम बात करते हैं इसका केमिकल बी का। ठीक है, और हम अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंसेस विद बैलेंसेस एज पर बुक्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री एज पर फिजिकल काउंट। यस, चले, यूनिट्स में ही ऑब्वियसली हम बात करेंगे, है ना, यहाँ पे हम रुपीज में नहीं बात करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के मैसेजेस क्वेश्चन एंड पे देखूंगी। ठीक है, प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा वो मैं एंड पे देखूंगी, मैंने अभी इसको मिनिमाइज कर दिया। चले जी, तो अब हमने किससे स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है 535 लीटर से। यस, 535 यूनिट्स या लीटर्स लिखते हैं उसको यहाँ पे आप। ठीक है जी, 535 लीटर से आप स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे चलते हैं। द स्टॉक चेक वाज कंडक्टेड ऑन 1 जून, ये इंपॉर्टेंट है। बी का स्टॉक चेक कब हुआ है? 1 जून को। तो पहले हम बी को फोकस करें। ड्यू टू कंटामिनेशन 95 लीटर्स ऑफ बी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक। क्या करना है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके? याद रखिएगा, आप ऐसे रिकंसाइल कर रहे हैं कि आपके पास क्या आंसर आ जाए। तो इज इक्वल टू में आपके पास आंसर आएगा, वो क्या आना चाहिए, इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड। तो मुझे पहले सोच कर बताइए, 95 लीटर्स जो आपका कंटामिनेटेड हुआ है, क्या करना है, उसको ऐड करना है, लेस करना है, या कुछ नहीं करना? जो 95 लीटर्स की बात हो रही है, 95 लीटर्स रिकॉर्ड्स में शामिल है। नहीं, एनआरवी टेस्टिंग तो एक अलग बात होगी ना। एनआरवी की हमने जो डिस्कशन की थी वो तो ये की थी कि क्या ये अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, ये क्या है, तो वो तो एनआरवी लॉस है, नॉट नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस। अभी हम रिकंसाइल कर रहे हैं। मुझे बात बताइए, नहीं ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई एनआरवी लॉस का ताल्लुक है। बच्चे नहीं, इसमें एनआरवी लॉस वाली पॉइंट नहीं आएगा। इसमें देखिए रिकंसिलिएशन हम क्या कर रहे हैं। मुझे ये बात जरा सोच कर बताइए, क्या ये 95 लीटर्स ऑफ बी इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड्स में शामिल होगा? बच्चे वो एक अलग बात है, अभी हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, होगा ना शामिल? अरे मुझे बात बताइए, आपने जो स्टॉक लेजर कार्ड बनाया, आपने जो स्टॉक लेजर कार्ड बनाया है, आपके मैंने क्या बात बोली थी, कंटामिनेटेड यूनिट आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होते हैं, यस और नो? वो ये कह रहे हैं कि स्टॉक काउंट में से एक्सक्लूडेड है। तो मुझे बात बताइए, एज पर रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक जो आ रहा होगा बी का, क्या उसमें कंटामिनेटेड यूनिट पार्ट होंगे? यस, शामिल होंगे, होने भी चाहिए, है ना, होने भी चाहिए, राइट? ये बात हो रही है ना। कंटामिनेटेड यूनिट्स आर स्टिल इन स्टॉक,
दे आर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एज पर रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि एज पर काउंट वो एक्सक्लूडेड है। तो अगर मुझे इन दोनों फिगर्स को रिकंसाइल करना हो तो मैं क्या करूंगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी तो इस तरह रिकंसाइल करते थे, है ना। अब अगर वो रिकॉर्ड्स पे लाने के लिए, रिकॉर्ड्स के इक्वल लाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऐड करूंगी कंटामिनेटेड यूनिट। तो मैं क्या कहूंगी, अगर मैं ये यूनिट काउंट में शामिल कर लेती, है ना, अगर मैं यूनिट काउंट में ये शामिल कर लेती तो मेरा इन्वेंट्री एज पर काउंट इक्वल आता है इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 250 लीटर्स ऑफ बी, अब मैं जी वाले को एक्सक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। 250 लीटर्स ऑफ बी व्हिच वाज रिसीव्ड ऑन 1 जून वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री। ये इसको याद रखना, व्हिच वाज रिसीव्ड ऑन 1 जून वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री। तो आप क्या कहेंगे, ये जो 250 लीटर्स है ये तो जून की रिसीट है, ये मई के उसमें नहीं आना चाहिए था, तो ये फिजिकल काउंट का पार्ट बन गए। आइडियली रिकॉर्ड्स में तो ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 1 जून की ट्रांजैक्शन है। तो हम लेस कर देंगे किसको, रिसीट ऑफ 1 जून, ठीक है। तो ये हमारे पास 250 लीटर्स जो है ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस। आगे चलते हैं। जी का आप लोग पे खुद करेंगे, ठीक है, जी का आप लोग पे खुद करेंगे, जी और पार्ट डी आप लोग खुद करेंगे और एक और होम असाइनमेंट आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। 150 liters of chemical D was held by ML on behalf of a customer। क्या करेंगे इसको, जब आपने उसको अपने पास होल्ड किया हुआ है तो वो अंडरस्टूड है कि वो फिजिकली मौजूद था आपके पास, तो आपने उसको काउंट भी कर लिया। प्रेमिसेस पे जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी होगी आपने उसको काउंट कर लेना है। अब पता चला कि उसमें से कुछ इन्वेंट्री तो आपकी थी नहीं, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से करेंगे लेस, ठीक है। स्टॉक हेल्ड ऑन जी जनाब, बस 2 मिनट और देते हैं, इसको मैं कंक्लूड कर लूं ताकि आप जी का जो है वो खुद कर सके, ठीक है। तो 150 जो है वो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। स्टॉक हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 150 मैंने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि जो हमारा स्टॉक नहीं था। आगे चलते, बस 2 पॉइंट्स और रह गए। 100 liters of B, अब इसके ऊपर आ जाते हैं दोबारा से। 100 liters of B were returned from the production process on 31st May। तो बताइए क्या करना है। 100 liters of B were returned from the production process on 31st May। काउंट आपने किया है 1 जून, तो 100 लीटर्स रिटर्न हुए थे 31st मई को, ठीक है। तो जब हमने 1 जून को 535 यूनिट काउंट किए तो इसमें वो ऑलरेडी शामिल थे, आपको रिटर्न हो रहे हैं ना, है ना। तो इसका हमने कुछ नहीं करना, होना भी चाहिए था, हो भी गया, ठीक है। तो आपको वो रिटर्न हो रहा है, मई की रिटर्न है और मई के स्टॉक का वो ऑलरेडी पार्ट भी है, वो आपको रिटर्न हो रहा है, ठीक है, वो आपको वापस आ गया। चले जी आगे चलते हैं। 240 liters of chemical B purchased on 12th May, इसको कर लेते हैं। 240 liters of chemical B purchased on 12th May was inadvertently recorded as 420 liters। तो मुझे जरा जल्दी से देखकर बताइए कि हमने 240 लीटर्स या 420 लीटर्स का क्या करना है। इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे, लेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ और करना है इसका या नहीं, कुछ नहीं करना। इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना क्योंकि उसका फिजिकल इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना, हमें 535 में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ये बात तो कंफर्म हो गई ना। इसका ताल्लुक जो है, ये जो एरर हमारा हुआ है ये इन्वेंट्री काउंट में, यहाँ पे हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, किससे हमने स्टार्ट किया, इन्वेंट्री काउंट को पिक करके। हमने 535 में कोई एडजस्टमेंट इसकी नहीं करनी, तो फिर क्या करना है, इधर आ जाइए। आपने जब इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड कैलकुलेट किया तो वो क्या 230, क्या आप इसको रीचेक कर सकते हैं, बिल्कुल रीचेक कर सकते हैं। आप जल्दी से वर्किंग 1 पर आ जाए। इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड एक्चुअली है कितना, उसको हम देख लेते हैं। आपको हर चीज बता दी गई है, ओपनिंग यूनिट भी बता दिए गए हैं आपको, है ना, या बी की ही बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा। ओपनिंग यूनिट बी के कितने थे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी वाज 1000 लीटर्स, तो लीटर्स में हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको इन्होंने सारी चीजें बता तो दी है। बी की
बता दिए, कर ले उसको। ठीक है, रिसीट्स आपके पास दो है, 420 एंड 500। ठीक है, और आपके पास इश्यूज कितने हैं? आपके पास इश्यूज हैं 1 2 3, 560, 300, ये मैं कॉपी करने दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, 250 एंड 500। ठीक है, पहले से समझ लो, 250 एंड 500। ठीक है, जब आप सबको करते हैं तो इश्यूज आपने ऑब्वियसली करने हैं यहाँ से माइनस 1610 इश्यूज हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर हम जरा रीड करते हैं, हमारे पास और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमने एडजस्ट करनी है अपने रिकॉर्ड की, उसमें एडजस्टमेंट करनी है। देखें, क्या इस वाली चीज का कोई रिकॉर्ड में एडजस्टमेंट होगा? नहीं, रिकॉर्ड में ऑलरेडी ये सब चीजें रिकॉर्डेड है। कंटामिनेटेड लेटर्स भी रिकॉर्ड में एडेड है, ठीक है, शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी फिजिकल काउंट की ही बात कर रहा है कि ये जी बाद में रिसीव हुआ तो फिजिकल इन्वेंट्री में, तो उसको तो हमने वैसे भी निकाला है अपने बुक्स में से, है ना। फिर उसके बाद अपनी फिजिकल काउंट में से रिकॉर्ड में ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है। 150 लीटर जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे जो आपने होल्ड किया हुआ था वो फिजिकल काउंट में काउंट हुआ है, उसका रिकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, रिकॉर्ड में वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। ठीक है, फिर 100 लीटर्स ऑफ बी वो रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी ऑलरेडी रिकॉर्ड में एडजस्टेड है। इस चीज का सिर्फ मसला आ गया कि रिकॉर्ड के अंदर 240 लीटर्स को आपने जो 420 लीटर्स जो है वो आपने काम कर लिया था। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम करें, ये क्या होगा, इसको आपने परचेज को आपने एक्सेस रिकॉर्ड कर लिया था, है ना। इसका क्या सिनेरियो बन रहा है कि आपने परचेज, जी जी जी, इसमें अच्छा एक काम करें, ये सिर्फ पॉइंट करने सॉल्व, जी आप खुद अटेम्प्ट करें, पार्ट बी आप खुद अटेम्प्ट करें, कल फिर हम दोबारा चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पीड किस चीज की तेज है, आपने इसको खुद बैठ के भी सॉल्व करना भी है। अब इससे ज्यादा टाइम तो मैं नहीं लगा सकती ना इस पे। ठीक है, 180 को क्या करना है, लेस करना है, ऐड करना है। मुझसे एक सेकेंड में लेती हूँ, होमवर्क मैं आपको भी बताती हूँ। आपने ज्यादा परचेज रिकॉर्ड कर दी थी तो अब आपने उसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस करेंगे 180। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जब हम इसका निकालते हैं, एक मिनट, ये 130 क्यों आ रहा है, 1000 हो गया, 420, 500 ऐड हो गए, 560, 300, 250, 500 लेस हो गया, और एक और चीज भी है ना, ये रहा, ये जो 100 लीटर आ गया, ये एक सेकेंड प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा ये देखें, ये वाला रिटर्न भी ऊपर नहीं मेंशन हुआ हुआ ना, ये जो हमने इंफॉर्मेशन पिक किया है स्टॉक लेजर कार्ड में, इसमें तो सिर्फ रिसीट्स और इश्यूज हैं। रिकॉर्ड के अंदर ये 100 लीटर भी तो रिकॉर्ड होगा ना। ठीक है, इश्यू रिटर्न 100 लीटर्स का, ये भी तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन हुई है, तो आपके पास इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड आ गई 230, और ये आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी हो गया। बस ये 2 मिनट देते, मैं होमवर्क भी आपको बता दूं। काम अब करना क्या है, गौर से सुनिएगा। जी का आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, बी का आराम से बैठ के तसल्ली से दोबारा से क्वेश्चन रीड करके बी का भी दोबारा से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए। पहले तो आप ये कैलकुलेट करें कि एज पर रिकॉर्ड इसके यूनिट्स कितने होंगे। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता दूं कि पार्ट बी के लिए जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको स्टॉक लेजर कार्ड हर हाल में बनाना ही है। तो भले पार्ट ए के लिए आप स्टॉक लेजर कार्ड सीधा सीधा बना दो, उसमें तो आ जाएगा ना इन्वेंट्री एज पर रिकॉर्ड कितना है, इन्वेंट्री एज पर स्टॉक लेजर कार्ड कितना है। तो इन्वेंट्री एज पर स्टॉक लेजर कार्ड क्या आना चाहिए आपका, 230। ठीक है, तो इस 230 को जब हम रिकंसिलिएशन से चेक करेंगे तो हमारा मैच होना चाहिए। तो बी का आपने दोबारा ये काम करना है, जी का आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, और पार्ट बी में सिर्फ आपने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसके अंदर आपकी इंट्रो और FAR1 की नॉलेज टेस्ट होगी। एक तो आपका होम असाइनमेंट हो गया ये। ठीक है, दूसरा आपका होम असाइनमेंट क्या है, ICAP क्वेश्चन बैंक का, मैं ये ग्रुप पे भी आप सबको मैसेज कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1.
1.2। ठीक है, इसमें कॉस्ट और एनआरवी की डिस्कशन आ रही है। कल हम इंशाल्लाह एनआरवी और कॉस्ट का सारा सिस्टम खत्म करके क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हमने स्टार्ट करना है इकोनॉमिक क्वेश्चन। तो आपके 2 होम असाइनमेंट्स हैं, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। एक तो आपका है कंप्लीट पैक क्वेश्चन बैंक का क्लास वर्क नंबर 3 और दूसरा आपका है आई कैप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1.2। इज दैट क्लियर? जी मोहसिन सवाल पूछिए। जी जनाब, ओल्डेस्ट में भी इसका अच्छा नॉर्मल लॉस में मैं आपको एक दफा जरा कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको इसका कंफर्म एक दफा कल इंशाल्लाह आपको मैं कंफर्म कर दूंगी कि स्टॉक लेजर कार्ड में क्या नॉर्मल लॉस की कॉस्ट लेनी होती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एब नॉर्मल लॉस को तो समझ में आ गया, फीफो लीफो में उसके हिसाब से आपने उसको एज अ नॉर्मल इशू ट्रीट करना है। नॉर्मल लॉस जो है वो आपका कॉस्ट को पर यूनिट को बढ़ाता है। ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ाता है। तो मैं जब आपको कंफर्म कर दूंगी कि स्टॉक लेजर कार्ड में इसको किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चले जी, आपने मुझे कल रिमाइंड कराना है मोहसिन, बल्कि शाम तक रिमाइंड कराना है कि मैं ये जरा चेक कर लूँ। चले, इसके अलावा कोई सवाल? आई कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है प्रॉब्लम इसमें आ रहा हो, इसको एक दफा सॉल्व करेंगे तो होपफुली। अच्छा, मैं एलएमएस पे सेक्शन बना रही हूँ, याद रखिएगा, मैं ग्रुप पे भी रिमाइंड करा देती हूँ। एलएमएस पे मैं सेक्शन बना रही हूँ होम असाइनमेंट का। दोनों क्वेश्चंस के पहले पेजेस वाले अपलोड करें, उस पे दोनों पेजेस अपलोड करें। स्कैनर आपके पास होना चाहिए, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके 2 मिनट का काम भी नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू अपलोड इट ऑन एलएमएस। कल मैं सारी लोगों से सवाल पूछूंगी जिन्होंने नहीं अपलोड किया होगा कि व्हाई हैवंट यू अटेम्प्टेड इट। अगर नहीं अपलोड हो रहा तो मुझे व्हाट्सएप कर दें इमेज, मैं सबमिशन एक्सेप्ट कर लूंगी। चले जी, इंशाल्लाह पे कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।